हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट। इसके बाद हमारा बायोलॉजी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्लियर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जैव निम्नीकरण के बारे में। हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या है, उनके क्या प्रकार होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, आज पढ़ेंगे जैव निम्नीकरण अपशिष्ट होता क्या है। तो आइए समझ लेते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या होता है। देखिए, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट मतलब क्या है। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है जिसका दोबारा हम प्रयोग कर सके, और अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा, यानी कि वैसे कचरे, वैसे अनावश्यक पदार्थ जिसका हम दोबारा से उपयोग कर पाए उसे बोलते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। क्लियर। अब आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है ऐसे अवांछित पदार्थ। अवांछित का मतलब क्या होता है बाबू। अवांछित का मतलब होता है कि जो आपके उपयोग लायक नहीं है, जो आपके लिए कचरा सामान है वो। ठीक है, जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा, यानी कि जो कचरा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बना उपयोग लायक जो बनाते हैं उस क्रिया को बोलते हैं जैविक अपघटन। क्लियर। तो जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थ में बदल दिया जाता है। जैव वो उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण। मतलब क्या है कि वैसी क्रिया जिस क्रिया के द्वारा हम लोग खराब पदार्थ को, कचरा को, अनावश्यक पदार्थ को बदल कर उपयोग लायक बना देते हैं, वैसे पदार्थ को बोलते हैं क्या, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। वैसा कूड़ा कचरा जिसको हम फिर से दोबारा प्रयोग करके किसी क्रिया द्वारा उसको फिर उपयोग लायक बना ले, वैसे पदार्थ को बोलते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। क्लियर। और दूसरा जो अपशिष्ट का भाग होता है वो होता है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट। यहाँ पे जैव जैव दोनों में है, बस अंतर ये है कि इसमें निम्नीकरण है और इसमें अनिम्नीकरण है, और अपशिष्ट तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये जहां मैंने आपको बताया था कि जहां भी अ लग जाए जिस भी शब्द में, उसका मतलब नकारात्मक में ही निकलता है, यानी कि नहीं में निकलता है। तो यानी कि वैसा पदार्थ, वैसा कूड़ा कचरा जिसको हम लोग एक बार प्रयोग कर लिए तो दोबारा उसका प्रयोग लायक बनाना, उपयोग लायक बनाना नामुमकिन के समान हो, असंभव के समान हो, उसे बोलते हैं हम लोग जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट। यानी कि वैसे अवांछित पदार्थ जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जिसका हम जैव अपघटन नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट। मतलब होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है प्रदूषण के ऐसे कारक, यानी कि प्रदूषण जिसके जिसके कारण होते हैं उस सबको कारक बोलते हैं। क्लियर। यानी प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैव अपघटन नहीं हो पाता है। मैंने बताया जैव अपघटन का मतलब क्या होता है, वह क्रिया जिसके द्वारा हम पदार्थ को दोबारा उपयोग कर पाए उसके सम्मिलित क्रिया को बोलते हैं जैव अपघटन। यानी कि वैसा पदार्थ जिसका जैव अपघटन ना हो पाता है तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं। यानी इसको हम लोग समझेंगे कैसे। तो आइए इसके उदाहरण से हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, मैं अगर हम देख ले कि जैव निम्नीकरण का उदाहरण क्या है, तो जैसे कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, कागज, कपास आदि। यानी कि कृषि के द्वारा जो उत्पन्न अपशिष्ट, कृषि यानी कि जो खेत में काम करते हैं वो, तो उनका अपशिष्ट पदार्थ मान लो जैसे कि उन्होंने कोई फसल उगाया, उस फसल से उनको उत्पन्न हुआ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या, भूसा। भूसा हम क्यों बोले, अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो वो भूसा ही है। यानी कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थ का जो खर बच जाता है उसको हम लोग भूसा में परिवर्तित कर देते हैं। और भूसा में परिवर्तित होने के बाद आपको पता होना चाहिए अनेकों कार्य होते हैं। पहला तो हम उससे आग जला सकते हैं। दूसरा ये कि जो गोईठा होता है, गांव के लोग अच्छा से जानते होंगे, गोईठा में भूसा के सहयोग से गोईठा को पाथते हैं। वैसे ही भूसा से घर जो होता है लिपा जाता है या पोता जाता है, उसमें भी भूसा का प्रयोग किया जाता है। यानी भूसा का बनाकर तरह तरह से उसका उपयोग कर लेना। दूसरा, साग सब्जी, हरे साग सब्जी के जो छिलके होते हैं उनका क्या करना, उनको गड्ढा खोदकर उसके अंदर डाल देना, और 15 दिन के बाद देखिएगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे गल जाता है। तो ये प्रयोग में कैसे है, धीरे धीरे जो गल जाता है तो उतना दूर का जो जमीन होता है उनकी उर्वरता क्षमता जो होता है, यानी कि उपज की जो क्षमता होती है वो और बढ़ जाती है। क्लियर। वो और दूसरा देखिए कागज। अब कागज को कैसे किया जा सकता है, तो मानिए जो कागज है उस पे आपने लिख लिया, आप क्या करते हो, आप कॉपी में लिखते जाते हो लिखते जाते हो, जब एक टाइम आने पे वो खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, रद्दी वालों के हाथ में बेच देते हैं।
आपने कभी सोचा वो रद्दी वाले उस कागज का क्या करेंगे? वो भी जाके किसी को बेच देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बेचाते-बेचाते चला जाएगा कागज के फैक्ट्री में और उसका रिसाइकल होकर, रिसाइकल यानी क्या, दोबारा उस पे क्रिया करके उसको फिर से नया कॉपी में परिवर्तित कर दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कपास। अब कपास देखिए तो कपास से हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा का निर्माण हो रहा है। यानी और वो कपड़ा फट जाता है एक टाइम पे। धीरे-धीरे क्या करता है, फिर उस कपड़ा को बेच के, उस कपड़ा का रिसाइकल करके फिर से नया कपड़ा का निर्माण होता है। तो ये सब हमारा किसमें आ रहा है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के अंतर्गत आ रहा है। तो होप करती हूँ जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके जस्ट अपोजिट वाले को देख लेते हैं, जैव अनिम्नीकरण क्या होता है। तो उसके उदाहरण है जैसे विभिन्न प्रकार के रसायन, डीडीटी, आर्सेनिक, प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, रेडियोधर्मी पदार्थ। आपको ये याद रखे ना रखे, ये जरूर इसके उदाहरण याद रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन अजैविक मतलब सॉरी जैविक अनिम्नीकरण अपशिष्ट के उदाहरण है। अब ये जैसे कि मान लो ये सब उतना आपको समझ में नहीं आएगा, आप ले लो शीशा, ठीक है, मैं आपको प्रयोग करने के लिए ही बता रही हूँ, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। एक तरफ आप लीजिए, आपके घर में जो मम्मी है या कोई दीदी है जो भी है जो खाना बनाते हैं, तो उनके छिलके को क्या कीजिए, ले लीजिए एक तरफ, और एक तरफ कोई शीशा है या प्लास्टिक है उसको ले लीजिए। और जब आप दो जगह पे गड्ढा खोदिए और एक में आप उस छिलका को रखिए और एक जगह पे क्या कीजिए कि जो आपने प्लास्टिक लिया या शीशा लिया या आर्सेनिक लिया या कोई भी रासायनिक पदार्थ लिए, तो क्या कीजिए उसको डालिए और उसको ढक दीजिए मिट्टी से। 15 दिन बाद आप जाकर देखिए तो आपको मिलेगा क्या कि जो आपने छिलका डाला था वो पूरी तरह गल चुका है और वहां की भूमि उपजाऊ हो गई है। और एक तरफ जहां पे आपने प्लास्टिक या शीशा डाला उसको जब आप खोद कर देखोगे तो वो वैसे की ही वैसे रहेगा। तो इससे यह प्रूफ होता है कि हम अगर जो छिलका किए हैं वो क्या था, हमारा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट था, जो क्या हुआ है दूसरे उपयोग लायक में परिवर्तित हो गया है। और जैव अनिम्नीकरण क्या हुआ, जो कभी भी बदलता नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक मैंने लिखा है कचरा प्रबंधन। तो हम लोग जानते हैं कचरा प्रबंधन क्या होता है। कचरा का मतलब होता है वैसे पदार्थ जो हमारे उपयोग लायक नहीं है, जो हमारे लिए अनावश्यक पदार्थ है, उसे बोलते हैं कचरा। और प्रबंधन का मतलब होता है उसको उचित जगह पे, सही जगह पे उस कचरा को पहुंचाना, उस कचरा को डालना, उस कचरा को एक जगह करना, इधर गंदगी उंदगी नहीं फैलाना, उसे बोलते हैं कचरा प्रबंधन। यानी कि कचरा का सही जगह रखाव करना क्या कहलाता है, कचरा प्रबंधन। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, कचरे को एक जगह एकत्र कर, यानी कि कचरा जितना भी आपको वो एक जगह आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा कचरा प्रबंधन कहलाता है। कहने का मतलब आप कचरा को एक जगह इकट्ठित कर लो और जो वैज्ञानिक तरीका है उस तरीका से अगर आप उसका निपटारा कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कचरा प्रबंधन। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं हम लोग ओजोन परत के बारे में और उसके अवक्षय के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं ओजोन परत होता क्या है और अवक्षय क्या होता है। तो ये जो ओजोन परत होता है हमारे पृथ्वी के 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य में ये पाए जाते हैं। क्लियर। और ये जो है ऑक्सीजन के 3 अणु के मिलने से ओजोन परत का निर्माण होता है। और अवक्षय का मतलब होता है ओजोन परत को जो नुकसान हो रही है उसके बारे में। क्लियर। तो इसमें हम पूरी तरह पढ़ने वाले हैं ओजोन परत के बारे में और ओजोन परत को जो हानियां पहुंच रही है उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी कि ये O3 से मिलकर बना हुआ है। उसका देखिए यहाँ यह एक स्तर वायुमंडल में, यानी जो ये वायुमंडल मतलब ये पृथ्वी है इसके इर्द गिर्द क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के बीच में ये पाया जाता है। यानी कि ये जो हमारा पृथ्वी है तो इससे 15 किलोमीटर मतलब ऊपर और यहाँ से ये 50 किलोमीटर ऊपर के मध्य में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से बना होता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ रहता है ओजोन परत का, तो वो समझिए। यहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे हमारा है सूर्य, ठीक है, और ये सूर्य की रोशनी जो निकलती है तो इस सूर्य की रोशनी से एक और बहुत हानिकारक किरण निकलती है जिसका नाम है पैराबैंगनी। क्या, पैराबैंगनी
किरण, ये पराबैंगनी किरण में भी ऑक्सीजन मौजूद होता है, जो क्या करता है, पहले से तो वायु में O2 है और एक ऑक्सीजन ये पराबैंगनी का मिल जाता है, जिससे ये बन जाता है क्या, O3, और O3 के मिल बनते ही क्या हो जाता है, ओजोन परत का निर्माण हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, ये जो है ना पराबैंगनी किरण इतना हानिकारक है कि अगर ये डायरेक्ट हमारे त्वचा पे पड़े तो हमारे त्वचा को कैंसर हो सकती है, हमारी त्वचा को ये जला सकती है, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के इस एक पराबैंगनी किरण के कारण हमको हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचती है। ठीक है। ऑक्सीजन को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है, जो मैंने अभी समझाया कि एक ऑक्सीजन पराबैंगनी का और दो ऑक्सीजन तो पहले से वायुमंडल में रहते हैं, वो आपस में विक्रिया करके ओजोन परत का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए, ओजोन परत मनुष्य में, ये आप जितना इंपॉर्टेंट समझिए उतना ही कम है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे तो या सब्जेक्टिव में पूछे तो भी ये आपके एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। क्या है, ओजोन परत मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के रोगों से रक्षा करती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए जो ये ओजोन परत है, यह कौन कौन सी रोगों से हमारी सुरक्षा करती है। एक रहेगा त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार की। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ओजोन परत के से कुप्रभाव से या ओजोन परत के क्षय से किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो उसका आंसर आप लगाना क्या, हमारी त्वचा को। तो उम्मीद करती हूँ ये ओजोन परत आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो मैंने यहाँ पे एक प्यारा सा पृथ्वी अपना बनाया है, और ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर है और इससे इधर ये 50 किलोमीटर है, और बीच में हमारा क्या है, ओजोन परत है। और यहाँ पे ये सूर्य की रोशनी जा रही है जिसमें से निकलता है क्या, पराबैंगनी किरण, जो पराबैंगनी किरण और ऑक्सीजन की आपस में विक्रिया करके ये ओजोन परत का निर्माण होता है। और इसी ओजोन परत के निर्माण के कारण पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस ओजोन परत में भी अब एक छिद्र हो चुका है, जिसके कारण अब सूर्य की रोशनी से क्या हो रहा है, पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी तक आ रहे हैं और तरह तरह के बीमारियां लोगों को भी हो रही हैं। तो अब आइए इससे आगे समझते हैं ओजोन परत के बारे में। अगर अभी तक रुके हो, अभी तक देख रहे हो वीडियो, तो ये देख के जरूर जाना, क्योंकि मैं वादा कर रही हूँ कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए अब देख लेते हैं ओजोन परत का जो अवक्षय है, यानी कि जो नुकसान हुआ है वो क्यों हुआ है, किसके कारण हुआ है वो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ रसायन जैसे फ्लोरोकार्बन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण क्या क्या है, कौन से हैं। तो आप याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक क्लोरोकार्बन और सॉरी एक फ्लोरोकार्बन, हो जाता है कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, फ्लोरोकार्बन और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफसी बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएफसी बोलते हैं, याद रखिएगा ये। और ओजोन का तो पता ही है O3 होता है। यह अभिक्रिया करके आणविक और परमाणविक ऑक्सीजन में विखंडित कर ओजोन का नुकसान या अवक्षयन कर रहे हैं। कैसे याद रखोगे कि ये जो कुछ रसायन है जैसे फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रहे हैं, ये ओजोन से अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं, आणविक और परमाणविक में ऑक्सीजन को खंडित कर दे रहे हैं, और खंडित करने के बाद क्या कर रहे हैं, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ देखो मैंने लिखा एरोसोल, ये बड़ा मजा आएगा समझने में आप लोग को। कुछ सुगंधिया सेंट, झागदार, शेविंग क्रीम, कीटनाशी, गंधहारक आदि डिब्बों में आते हैं, यानी कि जो सेंट आप लोग लगाते हो, जो कंडीशनर लगाते हो, उसके बाद यानी कि ऐसा ही शेविंग क्रीम जो आता है, जो आप लोग होता है ना वो पुछ पुछ मारने वाला, उसमें डाल के मतलब रहता है, उस डिब्बी से जो निकलता है फुहारा के रूप में, ठीक है, उसे ही बोलते हैं एरोसोल। क्लियर। अब एरोसोल क्या होता है कि आप लोग तो बहुत अच्छा से लगा लिए, या कंडीशनर कर लिए, शेविंग कर लिए, सेंट मार लिए, गंधहारक डिब्बों में प्रयोग कर लिए, लेकिन आप जो वो फुहारा मारते हो ना, पूरा फुहारा आपके हाथ में या आपके फेस पे या आपके बॉडी पे नहीं जाता। ठीक है। कुछ फुहारे क्या होते हैं, वायु जो होता है उससे अभिक्रिया कर लेते हैं और धीरे धीरे वो ऊपर जाता है और फिर अभिक्रिया करते हैं ओजोन परत में जाकर, और वो हमारे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। उसका देखिए ओजोन परत जो है उसमें छिद्र कर,
तो पहले ये समझिए 1980 के बाद ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरावट आई। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कब ओजोन परत में तीव्रता से गिरावट आई, तो 1980 में। क्लियर। अब यहाँ से समझिएगा, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में इतनी कमी आई, यानी कि एक अंटार्कटिका जो क्षेत्र है उसमें इतनी ओजोन परत में कमी आ गई ना कि उनको ओजोन छिद्र की संज्ञा दे गई। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब इससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए मेरे मुंह से। आप लोग वो फोम का देखिए, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, उसको जलाते हो पट से जल जाता है। या जो प्लेट होता है फोम का व्हाइट कलर का, उसमें खाली है, उसको जला दिए, लेकिन उसको जलाने से क्या निकलता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन उसी सबसे ज्यादा निकलता है और अभिक्रिया करके हमारे ओजोन परत का ह्रास कर रहे हैं। तो उस सब का हमको क्या उपयोग कम करना है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो भी अच्छा से एंजॉय करके देखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।